उम्मीद है कि मैं सुनाई पड़ रहा हूँ और आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर नमस्कार करता हूँ और जैसा कि आपको आज के इस विषय के शीर्षक से कुछ स्पष्ट होगा, मेरा ये वक्तव्य दो हिस्सों में होगा। एक हिस्सा है जिसमें मैं साहित्य के स्वराज के संदर्भ में आगे की भूमिका के बारे में बात करूंगा और दूसरे हिस्से में उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो आपने पढ़ी होगी, किन्हीं लोगों ने, वो है नाच। उस कविता का मैं विश्लेषण करूंगा। इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के साथ रखने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि साहित्य के स्वराज के संदर्भ में अज्ञेय की भूमिका से जो अंतर्विरोध या पैराडॉक्सेस जो उभर के आते हैं, उनका जो सामान्य विश्लेषण मैंने अपने पहले हिस्से में, इस वक्तव्य के पहले हिस्से में करना चाहा है, उसका एक अधिक ठोस कॉन्क्रीट किस्म का उदाहरण अज्ञेय की इस कविता, नाच कविता के विश्लेषण से उभर के सामने आएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये योजना आपको कारगर लगेगी। सबसे पहले मैं वक्तव्य का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे ये दोनों वक्तव्य के दोनों हिस्से लिखित हैं और मैं उनको पढ़ रहा हूँ। साहित्य के स्वराज के संदर्भ में या उसको गढ़ने में अज्ञेय के योगदान पर चर्चा करने से पहले साहित्य का स्वराज पर थोड़ी सी ऊहापोह जरूरी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यह अवधारणा इसी में निहित दो अन्य अवधारणाओं यानी साहित्य और स्वराज का अगर परोक्षतः निषेध नहीं करती तो भी वह इनकी अपर्याप्तता की ओर संकेत करती हुई खुद को इनके विकल्प के रूप में तो पेश करती ही है। विकल्प अगर कुछ ज़्यादा तीखा शब्द हो तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह खुद को इनके बावजूद पेश करती है। हम कह सकते हैं कि साहित्य का स्वराज जैसे पद का इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसे स्वराज की आकांक्षा कर रहे हैं जो उस आदर्शतम स्वराज के बावजूद है जिसकी अवधारणा हम आमतौर से राजनीतिक विमर्श के भीतर करते हैं। दूसरी ओर वह उस साहित्य के भी बावजूद एक आकांक्षा है जो अपने भीतर किसी राजनीतिक विमर्श की सिद्धि में ही अपनी चरितार्थता और सार्थकता देखता है। इस तरह मानो हम यह कह रहे हैं कि महज स्वराज अपने में अपर्याप्त है और स्वराज के बावजूद हमारे लिए साहित्य जरूरी है, और इसी के साथ साथ यह भी कि ऐसा साहित्य भी अपने में अपर्याप्त है जो स्वराज समेत किसी भी तरह के राज के नियमों से खुद को अधिप्रमाणित करता हो। हम एक अर्थ में अगर मम्मट की अवधारणा के सहारे कहें तो साहित्य की अनन्य परतंत्रता की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर स्वराज अपने में अपर्याप्त है, अगर साहित्य के लिए उसमें परतंत्रता की संभावना है, उसमें भी परतंत्रता की संभावना है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल साहित्य के गुणधर्म को परिभाषित करने के लिए क्यों करें, जैसा कि हम साहित्य का स्वराज जैसा पद गढ़कर कर रहे हैं। यह इस प्रयोग का अंतर्विरोध प्रतीत होता है। यह पद उस अर्थ में व्याघात पैदा करता है जो उसी से अभिप्रेत है, या फिर शायद एक पुनरुक्ति, क्योंकि वह अनन्य परतंत्रता जिसे साहित्य का गुणधर्म माना गया है, स्वराज का भी गुणधर्म बल्कि उसका पर्याय है। लेकिन यही चीज़ें यानी यह अंतर्विरोध और वदतो व्याघात और पुनरुक्ति जो इस पद की विमर्शात्मकता को विसर्जित करती या इसे एक विमर्शात्मक पद के रूप में व्यर्थ साबित करती प्रतीत होती है, इसे एक साहित्यिक पद के रूप में रचती है। अपने अर्थ के साथ इस पद का यह अत्यंत असामंजस्य ही इसे एक सार्थक पद बनाता है, क्योंकि यही वे चीज़ें हैं और इनमें हम विरोधाभास, हेत्वाभास, उत्प्रेक्षा, आत्मसंदेह, आत्मछल, आत्मखंडन जैसी चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं जो साहित्य के उस अद्वितीय हस्ताक्षर को, उसके स्वत्व को गढ़ने में योग करती हैं, जिनके सहारे वह अन्य विमर्श रूपों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। साहित्य का स्वराज एक गल्प है, ऐसा गल्प जो एक सच्चाई में तब्दील या चरितार्थ होने की अपनी संभावना को
मरीचिका के नियम की तरह धारण किए होता है। एक ऐसा गल्प जो उसको गढ़ने और पढ़ने वाली दुनिया से उधार ली गई सच्चाइयों में भी संक्रमित होकर स्वयं उन सच्चाइयों को आत्मसंदेह से भर दे सकता है। अगर विभिन्न साहित्यिक कृतियों की साहित्यिकता को लेकर तमाम तरह के मतभेदों की मौजूदगी और उनकी अंतहीन संभावनाओं के बावजूद हम साहित्य नामक चीज़ के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो निश्चय ही इसलिए कि वह एक संवहत और व्यवस्थित सृष्टि है जिसके अपने नियम कायदे हैं, अपनी परंपरा है। लेकिन इसी के साथ साथ वह ऐसी सृष्टि भी है जो अपनी सीमाओं का, अपनी रचना के नियमों का, अपनी परंपरा का निरंतर उल्लंघन करने में ही विकसित होती है। दूसरे शब्दों में उसकी सृष्टि उन्हीं नियमों से होती है जो उसके संहार के भी नियम हैं। एक अर्थ में वह अनन्य परतंत्र भी नहीं है, क्योंकि अनन्य परतंत्रता में जिस स्व की अधीनता की बात है, साहित्य का वह स्व उपर्युक्त कारणों से खुद ही हमेशा अनिश्चित, अस्थिर बना रहता है। यह सब जाहिर है किसी अन्य व्यवस्था में, स्वयं स्वराज नामक आदर्शतम व्यवस्था में भी संभव नहीं है। स्वराज में भी उसके संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन की छूट ना तो उसके स्व को होगी जिसका कि वह राज होगा, और न ही किसी अन्य को होगी। इसलिए एक तरह से यह शायद सिर्फ साहित्य में, या कह लें साहित्य के स्वराज में ही संभव है कि आप इस तरह का पद गढ़ सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि उसको निरे रेटोरिक की तरह नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति की तरह लिया या पढ़ा जाएगा। यह निश्चय ही एक विषयांतर था, लेकिन साहित्य को परिभाषित करना या उसे उसकी पारिभाषिकता में याद करना हर बार, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। यह निश्चय ही एक विषयांतर था, लेकिन साहित्य को परिभाषित करना या उसे उसकी पारिभाषिकता में याद करना हर बार ज़रूरी लगता है। तो इसलिए क्योंकि एक तो हमारा ज़्यादातर साहित्य विमर्श उसके स्वभाव की इस अद्वितीयता की विस्मृति पर खड़ा होता है, या कम से कम उसकी अनदेखी तो करता ही है। दूसरे इसलिए, और इस नुक्ते पर मेरी ऊहापोह उतनी अप्रासंगिक शायद न लगे, कि कहीं ऐसा न हो कि अज्ञेय के लेखन में व्यापक रूप से व्याप्त स्वतंत्रता या स्वाधीनता के प्रश्न मात्र हमारे मन में अज्ञेय को साहित्य का सुराजी मानने का प्रलोभन जगाने लगे। इसके बावजूद कि जाहिर है स्वतंत्रता किसी भी तरह के स्वराज की अनिवार्य शर्त है। यह सच है कि स्वाधीनता अज्ञेय के लिए सबसे बड़ा मूल्य रहा है। वे शायद अकेले आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने इस आधुनिक मूल्य को उसकी तमाम संभव गहराइयों, आयामों और बारीकियों में पहचाना और व्याख्यायित किया। उसे महज एक राजनीतिक मूल्य के दर्जे से ऊपर उठाते हुए होने मात्र की एक अनिवार्यता के रूप में व्यक्ति, समाज और संस्कृति के आत्मबोध, आत्माभिव्यक्ति और सृजनशीलता की शर्त के रूप में रेखांकित किया, उसका दृढ़ आग्रह किया, उसके लिए अनेक मोर्चों पर संघर्ष किया। अज्ञेय इस दृष्टि से भी शायद अकेले आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने उस आत्मचेतना को पूरी उत्कटता के साथ अपने लेखन में प्रतिष्ठित किया जो कि स्वाधीनता की पूर्व शर्त है। यह आत्मचेतना कभी मुखर तो कभी अंतःसलिल रूप में उनके समूचे लेखन में व्याप्त है। वह उनके काव्य नायक की, उनके चरित्र नायकों की, यहाँ तक कि उनके चिंतनशील सेल्फ की भी पहचान का एक प्रमुख लक्षण रही है। और अज्ञेय इस दृष्टि से भी निश्चय ही अकेले आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने उस अन्य को भी उतनी ही उत्कटता के साथ लेखन में प्रतिष्ठित किया जो स्वाधीनता के लिए एक अनिवार्य चुनौती है। उनका मैं या मम कभी भी आत्मनिर्भर, स्वयं पर्याप्त न होकर हमेशा अन्य या ममेतर की पूर्वापेक्षा करता है। अन्य उनकी आत्मचेतना का अनिवार्य संघटक तत्व है। वह अन्य के अस्तित्व की स्वीकृति में, उसके साथ रिश्ता बनाने की प्रक्रिया में आकार लेती है। अज्ञेय का पूरा लेखन स्वाधीनता के इन दो बुनियादी संघटकों, मैं और अन्य, और इस द्वत्व से पोषण प्राप्त करते वैयक्तिक, निर्वैयक्तिक, भोक्ता, दृष्टा, शब्द, सत्य, सत्य, तथ्य, रूप, अरूप, आत्मकथा, जीवनी जैसे अनेक द्वित्वों और इनके बीच तनाव की चेतना से आविष्ट है। यहाँ हम अज्ञेय के ऐसे अनेक कथनों का स्मरण कर सकते हैं जिनमें स्वाधीनता के प्रति उनकी दृष्टि और आकांक्षा रूपायित होती है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला मूल्य स्वाधीनता है और उसके बाद यह कल्पना है कि मूल्य के लिए प्राण दिए जा सकते हैं। प्राण से भी बड़ा
कोई मूल्य होता है। यह मानव की सृष्टि है, यही संस्कृति और सभ्यता का मूल है। स्वाधीन होना अपनी चरम संभावनाओं की संपूर्ण उपलब्धि के शिखर तक विकसित होना है। स्वतंत्रता मानव मन का नहीं, मानव आत्मा का कुसुमन है। उस शोध और संघर्ष को, स्वाधीनता की अंतहीन ललक को ही स्वाधीनता का सार तत्व कह सकते हैं। चेतन विवेक से निर्दिष्ट होकर जीना ही स्वाधीन जीना है। यह स्वाधीनता निर्भयता की अवस्था है। आत्मचेतन विकसन ही तो स्वतंत्रता है। क्या कोई अकेले स्वाधीन हो सकता है? स्वाधीनता की सच्ची कसौटी मैं नहीं, ममेतर है। साहित्यकार ऐसे समाज में स्वाधीन नहीं हो सकता जो समाज स्वाधीन नहीं है। या फिर मसलन उनके काव्य नायक चरित नायक की ये कथन, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। न तो हम अकेले स्वतंत्र हैं, न तो हम अकेले हैं न स्वतंत्र हैं, बल्कि अकेले नहीं हैं और नहीं हो सकते, इसलिए स्वतंत्र नहीं हैं और इसलिए चुनने और फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं चाहती थी कि अकेली मरूं, लेकिन क्या वह निश्चय कर पाना मेरे वश का था? क्या मैं अपनी मनपसंद परिस्थिति चुन सकी? और क्या तुम स्वतंत्र हो कि मुझे मरती हुई न देखो? ऐसी सब स्वतंत्रताओं की कल्पनाएं निरा अहंकार हैं और उसी से स्वतंत्रता को छोड़कर कोई दूसरी स्वतंत्रता नहीं है। ये अज्ञेय के अन्यान्य लेखन से ये उद्धरण मैंने आपके सामने रखे हैं। ये हालांकि कथन या प्रश्न हैं और लेखन में इनकी अनिवार्यता, इनकी चरितार्थता की पड़ताल आत्मीय और सतर्क विश्लेषण की मांग करती है। तब भी अज्ञेय का कोई भी गंभीर पाठक इसे सहज ही लक्ष्य कर सकता है कि इनमें निहित अर्थ अज्ञेय के लेखन का शक्तिशाली केंद्र रचते हैं। और यहाँ एक बार फिर दोहराना जरूरी लगता है कि स्वाधीनता के प्रश्न को इस कदर अर्थव्याप्ति के साथ लेखन के केंद्र में प्रतिष्ठित करने वाले अज्ञेय हिंदी के अकेले आधुनिक लेखक हैं। स्वाधीनता की अज्ञेय की यह अतृप्य अभीप्सा, उनकी निरंतर खोज और उसके लिए संघर्ष इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि अज्ञेय साहित्य को उसके स्वराज में पाने की उत्कट आकांक्षा से भरे हुए थे। हमारे अपने निकटतम समकालीन अशोक वाजपेयी साहित्य की स्वायत्तता या उसके स्वराज के जिस एक्टिविज्म के लिए उचित ही जाने जाते हैं, उसकी शुरुआत दरअसल दशकों पहले अज्ञेय ने की थी। प्रसंगवश यहाँ इस विडंबना की ओर भी ध्यान जाता है कि अशोक जी इन्हीं दशकों के दौरान जारी रही उस पॉलिमिक्स का हिस्सा होने से खुद को नहीं रोक सके जिसने अज्ञेय को अप्रासंगिक साबित करने और अंततः उनको प्रसंग से बाहर कर देने का कुत्सित अभियान चलाया। बहरहाल अज्ञेय के इस एक्टिविज्म का महत्व तब और भी गंभीर रूप में उभरता है जब हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि यह काम उन्होंने रेडिकल चुनौती के एक ऐसे वक्त में किया था जब साहित्य किन्हीं बाहरी शक्तियों के हाथों नहीं बल्कि स्वयं उसके सर्जकों के हाथों अपने उस गौरव को लगभग खो चुका था जिसे लगभग अभी अभी प्रसाद, निराला पंत और रामचंद्र शुक्ल ने पुनरुपलब्ध किया था। मेरा संकेत उस दौर की तरफ है जिसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। अनुभूति, अनुभव और बुद्धि की घोर मंदी के उस दौर में जब साहित्य देवताओं के निष्क्रमण से रिक्त हो चुके रूढ़ प्रतीकों में अपनी उत्तरजीविता का संघर्ष कर रहा था, अज्ञेय ने साहित्य के मूल्यों की रक्षा की लड़ाई लड़ी। सिर्फ अपने विविध और व्यापक लेखन में ही नहीं बल्कि अपने साहित्यिक संपादन, पत्रकारिता और आयोजन परक गतिविधियों के विभिन्न मोर्चों पर भी। हम यह भी याद कर सकते हैं कि उनके जिन समवयसी और युवतर समकालीनों ने बाद की कविता को अनूठी पहचाने दी, उनमें से अनेक कवियों को पहले पहल अज्ञेय ने ही प्रस्तावित किया था। उन्होंने परंपरा की पुनर्व्याख्या की, आधुनिक और पारंपरिक मूल्यों को एक दूसरे की रोशनी में परखा, अनुभूति और बुद्धि को परस्पर चुनौती के रिश्ते में रखा, शब्द की आलोचनात्मक भूमिका को रेखांकित किया, साहित्य को प्रसंग प्रवणता से, आकस्मिकता और तात्कालिकता के आतंक से उबार कर उसे अस्तित्वपरक उद्विग्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाया, उसकी विभिन्न विधाओं की संभावनाओं को खोला, मिथक, पुराण, इतिहास, परिस्थिति, अवस्थिति बोध, काल, दिक्,
काव्य शिल्प, रूप, लय, छंद, वाचिक, श्रव्य जैसे बुनियादी महत्व के प्रश्नों को समेटता हुआ विशद साहित्यिक सांस्कृतिक विमर्श किया। और इस विमर्श की सबसे अधिक विश्वसनीयता इस बात में है कि वह उनकी कविता और कथा साहित्य में स्वाभाविक ही लीलामय रूप में प्रकट होकर उनको अनुप्राणित करता है। इस तरह हम अज्ञेय के लेखन में उस चीज की ओर एक ध्यानाकर्षी उन्मुखता सहज ही लक्ष्य करते हैं जिसे हमने साहित्य का स्वराज कहना चाहा है। साहित्य को एक स्वायत्त संहिता की गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने की आकांक्षा, जिसमें निजी स्वाधीनता की आकांक्षा तो शामिल है ही, साहित्य नामक उस सार्वजनिक अवकाश की स्वाधीनता की आकांक्षा भी शामिल है, जिसमें ही वह निजी स्वाधीनता भी संभव हो सकती है। जैसा कि अज्ञेय के ही इस पूर्वोद्धृत कथन से व्यंजित हो सकता है कि साहित्यकार ऐसे समाज में स्वाधीन नहीं हो सकता जो समाज स्वाधीन नहीं है। लेकिन प्रश्न है कि क्या उनकी यह आकांक्षा अंततः पूरी हो पाती है? अज्ञेय के बहुत थोड़े से गंभीर आलोचक इस प्रश्न की किंचित भिन्न रूप में पूर्वापेक्षा करते हुए इसका सकारात्मक उत्तर देते रहे हैं। उन्होंने अज्ञेय की आकांक्षा और प्रयत्नों को ही शायद उनकी उपलब्धि के रूप में देखने की कोशिश की है, या शायद उनके काव्य नायकों, चरित्र नायकों की स्वाधीनता को उनके साहित्य की स्वाधीनता के रूप में पढ़ने की कोशिश की है। बहरहाल, जहाँ तक निजी स्वाधीनता का प्रश्न है, अज्ञेय के लेखन में प्रकट होते मम सचमुच अपनी स्वाधीनता में स्थित प्रतीत होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने संकेत किया, यहाँ यह विवेक जरूरी है कि ये मम निश्चय ही अज्ञेय के साहित्य का स्वत्व, उसका मम नहीं है। स्वाधीनता के प्रश्न से उलझते एक ऐसे लेखन में जिसमें आत्म और अन्य का रिश्ता नियामक रूप से क्रियाशील हो, जैसा कि वह अज्ञेय के यहाँ है, साहित्य के स्वत्व और उसकी स्वाधीनता का रूप इस रिश्ते की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और इस रिश्ते की प्रकृति इस बात से तय होगी कि जिस अन्य को उसने अपने भीतर रचा है उसका स्वरूप कैसा है। क्या वह उसके भीतर रचे गए आत्म को पर्याप्त चुनौती दे पाने में सक्षम है? इसी के साथ यह भी कि इस अन्य में साहित्य को चुनौती दे सकने वाली वे शक्तियाँ किस हद तक संश्लिष्ट हैं जिनको हम साहित्य का अन्य कह सकते हैं, और जिसकी पूर्वापेक्षा या स्मृति के बगैर साहित्य के स्वराज की प्रामाणिकता बनती नहीं दिखती। अज्ञेय के लेखन से उभरते इन प्रश्नों के जवाब एक बार फिर एक सूक्ष्म और खुद को दांव पर लगा सकने वाले विश्लेषण की मांग करते हैं। लेकिन एक तो इस तरह के विश्लेषण का अवकाश यहाँ नहीं है, और दूसरे, हालांकि मुझे यह कहते हुए संकोच है, मैंने अन्यत्र शेखर एक जीवनी पर लिखते हुए कुछ विस्तार से इस विश्लेषण की कोशिश की है। इसलिए यहाँ मैं सरलीकरण का जोखिम उठाते हुए संक्षेप में वे जवाब ही उद्धृत कर सकता हूँ। दरअसल इन प्रश्नों के समक्ष अज्ञेय के साहित्य का स्वराज डगमगाता प्रतीत होता है। किसी चुनौती का सामना न कर पाने के कारण नहीं, बल्कि चुनौती के मूलभूत अभाव के कारण। अज्ञेय के लेखन में जिस अन्य की रचना होती है उसमें न सिर्फ साहित्य को चुनौती दे सकने वाले उसके प्रतिरूपों का, उसके अन्य का संश्लेष नहीं है, वह उनके आत्म के समक्ष भी कोई गंभीर चुनौती पेश नहीं करता। उनके आत्म में जो परिष्कार, अभिजात, गौरव, भव्यता और उदारता है, उसके मुकाबले यह अन्य या तो व्यक्तित्वहीन प्रतीत होता है या फिर अपने व्यक्तित्व के लिए वह आत्म की उदारता पर निर्भर करता है। दरअसल वह सच्चे अर्थों में अन्य होने की बजाय उनके आत्म का ही एक इकोनॉमिकल प्रक्षेप प्रतीत होता है, जिसकी भूमिका आत्म को महज एक ऐसी पृष्ठभूमि उपलब्ध कराना है जिसमें उसके भव्य और स्वाधीन व्यक्तित्व की परिरेखाएं स्पष्टता के साथ उभर सकें। दूसरा, अज्ञेय के यहाँ नर्क नहीं है तो इसलिए कि दूसरा वहाँ अपने रेडिकल दूसरेपन में नहीं है, लेकिन उनके लेखन में इस दूसरे के अभाव की पूर्ति नर्क के भय से होती है। आत्म और अन्य के बीच जिस तनाव का एहसास कराने की कोशिश अज्ञेय करते हैं, वह इस भय का ही अनुभव प्रतीत होता है। अज्ञेय के साहित्य के स्वराज की दूसरी बड़ी सीमा उसका अतिशय आत्मरक्षात्मक होना है। उसमें वध्यता और वेद्यता का अभाव है, और वह सुघड़ तथा दार्शनिक तर्कों के कवचों से सुरक्षित है। अगर उसमें कभी वेद्यता दिखती भी है तो मैं स्वयं को वेद्य बनाता हूँ कि उदारता का नतीजा होती है। यह भी अकारण नहीं कि उसमें विरोधाभास,
हेत्वाभास, आत्मसंदेह, आत्मछल, आत्मखंडन जैसे तत्वों का गंभीर अभाव है। ऊपर मैंने इकोनॉमिकल शब्द का इस्तेमाल किया है ताकि उसमें किफ़ायत के अर्थ के साथ साथ उन विनिमय परक अभिप्रायों को भी समेटा जा सके जिसे अज्ञेय का कोई भी पाठक पहली ही निगाह में आसानी से लक्ष्य कर सकता है। दान, प्रतिदान, देय, दाता, साख, ऋण, ऋण स्वीकार, हिसाब किताब, भरपाई, जमा, शेष, खर्च, मूल्य, दाम, निधि, आश्रित, आश्रय, भीख, मंगता, भेंट, उपकार, अनुग्रह, आभार, कृतज्ञता आदि, ये सब अज्ञेय के यहाँ बार बार आते हैं। अज्ञेय की सृष्टि और उसमें सक्रिय संबंधों के परिकलनीय विन्यास को प्रतिबिंबित करते अभिप्राय इस सृष्टि में व्याप्त एक ऐसे मानस का संकेत देते हैं जिसकी भूमिका इस सृष्टि को किसी भी तरह के आंतरिक विक्षोभ के प्रति इम्यूनिटी प्रदान करना है। यह इकोनॉमी उसे भीतर से संतुलित और स्वस्थ रखती है। कुल मिलाकर अगर नीत्शे द्वारा प्रयुक्त अवधारणाओं का सहारा लेकर कहें तो अज्ञेय का साहित्य का स्वराज अपनी आंतरिक दीप्ति, प्रांजलता, सुघड़ता, लक्ष्योन्मुखता, तर्क संगति, नैतिकता और ठोसपन में अपोलोनियन प्रिंसिपल पर आधारित व्यवस्था के रूप में सामने आता है। उसमें सृष्टि का, जीवन का संवेग तो है लेकिन मृत्यु का संवेग नहीं है। उसमें अंधकार, पारभाषिकता, आदिमता, संहार और स्त्रीत्व के उस डायनीशियन प्रिंसिपल का अभाव है जिसे हम अपोलोनियन प्रिंसिपल का अन्य कह सकते हैं। उसमें न तो स्व के अतिक्रमण के अवसर हैं, न ही उसके द्वारा स्थापित राज के अतिक्रमण के। परिणामतः वह एक ऐसी आत्मतुष्ट व्यवस्था में बदलता गया है जिसमें त्रासदी का अभाव है। यही शायद उसकी त्रासदी है। अज्ञेय को प्रसंग बाहर कर देने की पॉलिमिक्स को अगर हम छोड़ भी दें तो भी उनकी परवर्ती पीढ़ियों के जो बहुत से लेखक इस पॉलिमिक्स से अछूते रहे, उनकी अज्ञेय के साहित्य के प्रति उदासीनता के पीछे भी क्या यही वजह नहीं हो सकती, इस साहित्य का एक आत्मतुष्ट व्यवस्था में बदल जाना? अगर पाठक भी साहित्य का एक अन्य है तो अज्ञेय के साहित्य को पढ़ने से इन लेखकों के इनकार को हम इस तरह देख सकते हैं कि इन लेखकों ने इस साहित्य का अन्य होने से इनकार किया है। क्या इसलिए कि ये लेखक उन शर्तों और इकोनॉमी से सहमत नहीं हो सके जिनके तहत अज्ञेय का साहित्य अन्य को पाना चाहता रहा है? शायद ये लेखक शायद साहित्य के आत्म द्वारा प्रक्षिप्त उसके लगभग समरूप पाठक की छवि में खप जाने से इनकार करते रहे हैं, जैसा कि अज्ञेय के थोड़े से प्रबुद्ध आलोचक दुर्भाग्य से नहीं कर सके। लेकिन अज्ञेय की एक कविता में पूछा गया है, कितनी दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा होने के लिए? इकोनॉमी का यही सवाल उलटकर हम खुद से पूछ सकते हैं, कितनी दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा न होने के लिए? लगता है इस इकोनॉमी को साधने में हमसे कहीं चूक हुई है। हम अज्ञेय से शायद कुछ ज़्यादा दूर चले आए हैं। ऐसा करके हमने अनंत संभावनाओं से युक्त एक समृद्ध और जीवंत सृष्टि को उसके अपने विधि निषेधों की सीमाओं में बंद हो जाने के लिए छोड़कर खुद को उससे तो वंचित किया ही है, स्वयं अपनी सृष्टि की सीमाओं और संभावनाओं की पहचान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य से भी खुद को वंचित किया है। क्योंकि और इसे स्वीकार करने में हमें चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, अज्ञेय के बिना उस परवर्ती लेखन की कल्पना संभव नहीं है जिसमें हमारा नितांत आज का लेखन भी शामिल है। तब क्या हम वापस लौट सकते हैं, कम से कम उतनी दूर तक जहाँ पर अज्ञेय और हमारे बीच का इडिपल फासला हासिल किया जा सके, जहाँ से हम उनके साथ अपनी सहज समरूपता और विषमता को एक साथ पहचान और साध सकें, जहाँ से हम शायद उनकी सृष्टि में विस्मृत उस मृत्यु को उद्बुद्ध कर सकें जो सृष्टि के जीवन के लिए अपरिहार्य है, जहाँ से हम उन्हें उनकी और अपनी शर्तों की संश्लिष्टता में पढ़ने की शुरुआत कर सकें। ये पहला हिस्सा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब मैं आपके सामने इसका दूसरा हिस्सा पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक कविता का विश्लेषण है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अज्ञेय की, नाच। मैं पहले उस कविता को पूरी उद्धृत करता हूँ। ये है भाषा का नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर
मैं जो नाचता हूँ वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिन पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। ये कविता है। हम इन पंक्तियों के विरोधाभास पर गौर करें जो अज्ञेय की एक अन्य कविता से है। ये पंक्ति है, मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ। यह एक अस्तित्व परक संकट है। लिख लिख कर जिस सच को मैं झूठा करता जाता हूँ, उसमें मेरे होने का सच भी शामिल है। लेकिन लिखे बगैर मैं हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे होने का सच मेरे लिखने का ही एक प्रभाव है। मैं लिखता हूँ इसलिए मैं हूँ। इस तरह मेरा लेखन उस संघटना का एक शेष चिन्ह है जिसमें मेरी आत्मोपलब्धि और आत्मनिषेध एक साथ हैं। लेकिन नाच कविता पढ़ते हुए हम इससे कुछ अधिक के साक्षी बनते हैं, और वह यह है कि यह शेष चिन्ह यानी लेखन एक घटित हो चुकी संघटना की गवाही देता जड़ संकेत नहीं है, बल्कि वह उस संघटना से इस कदर अनुप्राणित और आविष्ट है कि वह स्वयं उस संघटना में रूपांतरित होकर उसको निरंतर संभवन की प्रक्रिया में बनाए रखता है। वह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि खुद अपनी आत्मोपलब्धि और आत्मनिषेध की समक्षणिकता का दृष्टांत बन जाता है। इस तरह नाच लेखन के बारे में और खुद अपने बारे में लिखी गई कविता के रूप में सामने आती है। वह आत्मनिषेध का एक अनुष्ठान रचती है और इस अनुष्ठान के निष्पादन की प्रक्रिया में आकार लेती है। यह मदारी का एक चिरपरिचित तमाशा है जिसमें एक व्यक्ति दो खम्भों के बीच तनी रस्सी पर दौड़ता है। यह व्यक्ति कविता का नरेटर है जो उत्तम पुरुष शैली में अपनी समस्या को बयान करता है। उसकी समस्या लगभग वही है, मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ। सच यह है कि वह निरंतर दौड़ता है, और इसलिए दौड़ता है ताकि वह उस सृष्टि में अपने संतुलन को, अपने वजूद को कायम रख सके जो दो खम्भों के बीच तनी हुई रस्सी पर पड़ती रोशनी के वृत्त में उभरती है। वह निरंतर दौड़ता है और दो खम्भों के बीच के उस अवकाश में एक लिपि उकेरता है। यही उसकी वह लिखत है जिसमें उसका होना, उसके होने की यातना और इस यातना से मुक्ति की उसकी छटपटाहट चरितार्थ होती है। लेकिन यही वह लिखत भी है जो उसकी इस समूची सच्चाई को झूठा करती हुई लोगों के समक्ष उसके एक उल्लासमय कर्म यानी नाच की शक्ल में प्रकट होती है। यह लिखत जिसमें उसकी समूची सृष्टि और उस सृष्टि में उसके होने, बने रहने और दृश्यमान होने की एकमात्र संभावना निहित है, लोगों तक पहुंचकर इस सब कुछ को मानो एक ब्लैक होल की तरह अपने भीतर सोख कर एक ऐसे अपारदर्शी आवरण में बदल जाती है जिसके परे कुछ भी नहीं दिखता। लोग सिर्फ उस आवरण को देखते हैं। यह लिखत उसको निगल कर उसकी जगह ले लेती है। चूंकि नरेटर का यह बयान नाच जैसे रचनापरक प्रत्यय को एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के रूप में समेटे हुए है और उस बयान को कविता में दर्ज किया गया है, हमारा ध्यान सहज ही नाच के समान धर्मी इस कविता नामक प्रत्यय की ओर जाता है। तब क्या हम इस बयान को रूपक की तरह पढ़ सकते हैं? दरअसल इस तरह पढ़ने की गुंजाइश हमें अज्ञेय के अन्य लेखन से भी मिलती है, जिसमें नरेटर के वे दो खंभे और उनके बीच का तनाव अपेक्षाकृत अधिक सुपरिभाषित और अर्थगर्भी है। मम और ममेतर, वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक, भोक्ता और दृष्टा, शब्द और सत्य,
तथ्य और सत्य, रूप और अरूप, आत्मकथा और जीवनी आदि कितने विविध रूपों में हम इस द्वैध और कशमकश के प्रत्यय को अज्ञेय के लेखन में आसानी से लक्ष्य कर सकते हैं। अज्ञेय की सुदीर्घ साहित्य यात्रा में अनुभूति से लेकर अनुभव, विचार और दर्शन तक इस प्रत्यय के ऊर्जा स्रोत बदलते रहे हैं, लेकिन द्वित्वों की यह अतिशय चेतना और उनके बीच द्वंद्व और तनाव का तीखा एहसास वहाँ हमेशा मौजूद है। कह सकते हैं कि यह उनकी अस्तित्व दृष्टि या विश्व दृष्टि का सबसे विश्वसनीय प्रत्यय है। मसलन वह तनाव जिसकी बात नाच में की गई है, हम अज्ञेय की एक अन्य कविता शब्द और सत्य में भी लक्ष्य कर सकते हैं, जिसमें शब्द और सत्य एक दूसरे से तन कर रहते हैं और कविता का मैं, जो दोनों को अपना बंधु सखा सिर से चिर सहचर मानता है, उनके बीच की दीवार में सेंध लगाकर या उसको विस्फोटक से उड़ाकर दोनों को मिला देना चाहता है। तब नाच को रूपक की तरह पढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि कवि अगर कविता के नैरेटर की ओट में नहीं तो कम से कम उसके समानांतर नाच की जगह कविता शब्द का इस्तेमाल करते हुए वैसे ही अस्तित्वपरक संकट की ओर इशारा कर रहा है। रूपक के दो खंभे यहाँ एक दार्शनिक दीप्ति के साथ उस द्वैत मात्र को व्यंजित करते हैं जिनको शास्त्र में अविद्याजन्य और अविद्या रूप कहा गया है और जो उन तमाम द्वैतों को जन्म देता है जिनमें ऊपर उल्लिखित द्वैत शामिल हैं। कवि का लेखन, जिसको लोग कविता की तरह पढ़ते हैं, दरअसल इसी द्वैत की उसकी चेतना को और इस द्वैत से मुक्ति पाने के उसके संघर्ष को रूपायित करता है। लेकिन एक फर्क है, नैरेटर का बयान इस रूपक में दरअसल कवि के बयान को प्रतिबिंबित नहीं करता। यहाँ पर हम इस बयान को कविता की जुबानी सुनते हैं। नैरेटर के बयान में जिस घटना का वर्णन किया गया है वह घटना इस बयान की समूची बिंबात्मकता के बावजूद कविता में घटित नहीं है। वहाँ जाहिर है न तो वे खंबे हैं, न रस्सी है, न नैरेटर का दौड़ना है और न ही लोग और उनका नाच देखना है। यहाँ पर सिर्फ इनकी रपट दर्ज है। लेकिन कवि और कविता की पदावली में नैरेटर के बयान का अनुवाद करने पर प्रस्तुत कविता उस घटना के एक अंश के रूप में घटित प्रतीत होती है जिसका बयान उसमें दर्ज है। यहाँ कविता स्वयं नैरेटर की जगह पर आ जाती है, अपने एक सिरे पर कवि की तरफ और दूसरे सिरे पर हमारी यानी पाठक की तरफ इशारा करती हुई और मानो यह कहती हुई कि मैं जिसको आप कविता की तरह पढ़ रहे हैं दरअसल कविता नहीं हूँ, बल्कि अपने कवि का वह आत्मसंघर्ष हूँ, जो संघर्ष वह अपने जीवन के उन तमाम अज्ञान रूपी द्वैतों को अनुभव करने की कोशिश में कर रहा है जिनने उसके जीवन को तनावों से भर रखा है। कविता के इस बयान में एक अर्थ में नैरेटर के बयान का सत्यापन भी विवक्षित है। लेकिन क्या कविता यह सत्यापन कर पाती है? कविता की यह आत्मस्वीकृति अगर वह वाकई इस रूपक में व्यंजित है तो क्या उस खेल को थामे रख पाती है जो खेल कविता ने रचना चाहा है, या वह इस खेल को सिरे से ही उलट देती है? अगर लेखन सच को झूठ में बदल देता है तो नाच के रूपक में कविता का यह झूठ कि मैं कविता नहीं हूँ, क्या आत्मनिषेध की बजाय स्वत्व का आग्रह नहीं होगा? इससे भी पहले कविता अगर यह कह पा रही है कि वह वस्तुतः कवि का आत्मसंघर्ष है, तो फिर उस ब्लैक होल का क्या हुआ जो कवि के सच को निगल कर उसकी जगह ले लेता है? दरअसल कविता अपना कविता न होना अपने रूपक में विवक्षित इस बयान से प्रमाणित नहीं करती कि मैं कविता नहीं हूँ, वह उसको प्रमाणित करती है बयान की इस प्रतिध्वनि से कि मैं कविता हूँ, और इस तरह अपने रूपक की इस विपरीत फलश्रुति से नैरेटर के बयान को संदिग्ध बनाकर उसके प्रति होस्टाइल हो जाती है। वह नैरेटर की इस बयान को झुठला देती है कि असल में मैं नाचता नहीं हूँ। वह उस स्रोत को बंद कर देती है जिसमें उसके अर्थ की संभावना थी। रूपक को अव्याप्ति का शिकार बनाते उसके ये परस्पर विरोधी अर्थ, नैरेटर और कविता के परस्पर विरोधी बयान हमें इस नतीजे की ओर ले जाते हैं कि मैं और लोग, दौड़ और नाच, भोक्ता और दर्शक आदि के वे द्वैत जिनके तनाव पर नैरेटर के और कविता के विवक्षित बयान को थिर करने की कोशिश की गई है, वस्तुतः उतने विशुद्ध, कट्टर या अनम्य नहीं हैं कि वे उस तनाव को साध सकें, बल्कि इसके विपरीत हर द्वैत के दोनों पद एक दूसरे में संक्रमित हैं। नाच में विवक्षित रस या आनंद का तत्व महज दर्शक की यादृच्छिक कल्पना नहीं है,
बल्कि नैरेटर के दौड़ने में उसके नाच की तरह दिखाई देने की संभावना पहले से ही मौजूद है, और इस संभावना का स्रोत स्वयं नैरेटर के दौड़ने में है कि कोई भी नाच अपनी कलात्मकता के सबसे उत्कृष्ट क्षणों में भी इतना अपारदर्शी नहीं हो सकता कि उसमें नर्तक नर्तकी का दौड़ना पूरी तरह से अलक्षित रह जा सके। न ही ऐसे देखने को देखना ही कहा जा सकता है जिसमें सिर्फ नाच देखा जाता हो, कि दर्शक जब नाच की पारदर्शिता में दौड़ना देखता है तो वह किसी न किसी स्तर पर दौड़ने वाले से तादात्म्य भी होता है, और इसलिए वह कभी भी शुद्ध दर्शक नहीं होता। कि दरअसल नैरेटर खुद भी दर्शक है, क्योंकि वह उस तनी हुई रस्सी पर केवल दौड़ता नहीं है, बल्कि इस कर्म की उसकी आत्म चेतना में उसका खुद को दौड़ते नाचते देखना भी शामिल है। और वह इसलिए भी दर्शक है क्योंकि वह लोगों को देखते हुए भी देखता है। हालांकि यह शायद उसी का गलत देखना है कि लोग सिर्फ नाच देखते हैं। यह समस्या शायद सिर्फ अज्ञेय की नहीं होगी कि मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ। शायद हर लेखक जो अस्तित्व के सवालों से दो चार होने की कोशिश करता होगा, इस संकट को उतने ही गहरे महसूस करता होगा, भले ही उसके लेखन की सतह पर वह दिखाई न देता हो। लेकिन अज्ञेय के यहाँ यह संकट लेखन में अंतर्निहित एक परिशोधित उदात्तीकृत अनुभूति मात्र नहीं है, वह उनके यहाँ लगभग एक ऑब्सेशन के स्तर पर व्याप्त अनुभव भी प्रतीत होता है, जो अकारण नहीं कि उनके लेखन में उसकी सतह पर एक विषय और एक बौद्धिक विषय बनकर बार बार लौटता है। इसलिए अज्ञेय की यहाँ समस्या शायद यह नहीं है कि वे सच्चाई को बार बार लिखने की कोशिश करते हैं कि मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ। नाच भी, जैसा कि हमने शुरू में संकेत किया है, ऐसी ही कोशिश है। इस कोशिश में किस तरह उस लेखन को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है जिसमें सच्चाई को लिखने की कोशिश की गई होती है, यह कविता इस बात का भी दृष्टांत है। नाच को एक स्तर पर हम यह कीमत चुकाते हुए देखते हैं। नाच कविता को हम देखते हैं कि सच्चाई और लेखन के दो टूक विभाजन पर आधारित जिस रूपक में इस कविता को उपलब्ध करने की कोशिश की गई है, वही रूपक अपने अंतर्विरोधों से अंततः कविता की संभावना को समाप्त कर देता है। उसकी उपलब्धि के लिए गढ़ी गई शर्तें ही अंततः उसकी अनुपलब्धि का कारण बन जाती हैं। इस तरह वह कविता अपने को खो देती है जो नाच के रूपक में विवक्षित है, वह कविता जो नाच की विषय वस्तु के रूप में ध्वनित है। लेकिन नाच शीर्षक जिस कविता के भीतर कविता के खोने की यह घटना घटित होती है, वह कविता इस घटना के साथ किस रूप में उभरती है? क्या वह महज एक घटना स्थल है? और इस दृष्टि से क्या कोई भी साहित्यिक पाठ अपने भीतर घटित घटना से सर्वथा निरपेक्ष एक निरा घटना स्थल बना रह सकता है? हम देख सकते हैं कि नाच न सिर्फ अपने भीतर घटित घटना से निरपेक्ष एक निरा घटना स्थल नहीं है, बल्कि वह उस घटना से गहरे प्रतिश्रुत है, और प्रतिश्रुत भी इस तरह कि वह उस घटना पर एक प्रश्न चिन्ह बनकर उभरती है। कविता का पूरा पाठ नैरेटर के बयान से रचा गया है, और अगर हम इस पाठ के भाषिक विन्यास पर गौर करें तो देख सकते हैं कि यह पाठ नैरेटर के बयान से कुछ इस कदर चार्ज्ड है कि दो खम्भों के बीच एक तनी हुई रस्सी पर उस खंबे से इस खंबे तक नैरेटर के दौड़ने का जो बिंब यह बयान रचता है, लगभग वैसा ही बिंब कविता के उस छंद में उसके लेखिम और स्वनिम, ग्राफिम और फोनिम विन्यास में उभरता है, जहाँ बार बार उन्हीं शब्दों को पैरों के निशानों की तरह अंकित करती कविता की पंक्तियाँ भी इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसा कि हम सहज ही देख सकते हैं, कविता की पंक्तियों का यह दौड़ना केवल दौड़ना नहीं है, बल्कि इस दौड़ने में ही पाठ वह छांदिक विन्यास, वह लय, वह विक्षेप हासिल करता है जिसमें भाषा का नाच संभव होता है, जो कि इस कविता का सौंदर्य है। दौड़ और नाच यहाँ विकल्प नहीं है, वे यहाँ एक दूसरे से तने हुए अपने पुनर्मिलन के लिए कवि की मध्यस्थता की बाट जोहते प्रतिद्वंदी नहीं हैं, वे एक दूसरे में अंतर्गुम्फित हैं। सिर्फ कवि के नहीं बल्कि उसके पहले एक दूसरे के बंधु, सखा, चिर सहचर हैं। और चूंकि यह पाठ नैरेटर की अपनी जुबान में प्रकट होता है, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर जाए बिना नहीं रहता कि भाषा का यह नाच नैरेटर के अपने कौशल की उपज है।
वह भले ही यह कहकर कि वह नाचता नहीं है, केवल दौड़ता है, अपनी अवस्था के नितांत नीरस निरानंद होने का, महज एक छटपटाहट होने का बखान करता है, लेकिन उसके बयान का यह कलात्मक अंदाज उसके दावे को झुठलाता है। और ध्यान रहे कि यह झुठलाया गया दावा कोई लेखन पूर्व लेखनेतर सच्चाई नहीं है जो लेखन की शिकार हो गई हो, बल्कि इस तथाकथित सच्चाई का दावा भी लेखन में ही किया गया है। सच और झूठ शायद हमेशा ही तथाकथित सच और तथाकथित झूठ हैं, क्योंकि वे आपकी जुबान से जन्म लेते हैं। इसलिए यह कहना कि मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ, इसके विलोम कथन से ज़्यादा सच या झूठ नहीं है। नाच का कवित्व संभवतः इन दोनों कथनों के श्लेष में है। धन्यवाद। नमस्कार।